Hello students, Assalamu alaikum. Welcome to Physics Mentor YouTube channel and thank you for clicking. Students, आज हम लेक्चर 6 स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 का, जिसके अंदर हमने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और उसके चंद एक एप्लीकेशंस देखने। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के दरमियान एक रिलेशनशिप है, पहले वो दिखा देता हूँ। दो तरीक़ों से हमने रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश किया है। पहले लेफ़्ट वाले साइड पर देख लें। टॉर्क हम जानते हैं कि वो बराबर होता है R इंटू एफ के। आपको चैप्टर नंबर 3 में रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड फोर्स यूँ बताया गया था, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो वो मैंने F की जगह यहाँ रिप्लेस कर दिया। अब ये R जो है वो मैं राइट साइड पे अंदर लेकर रख दिया, जबकि डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के मुताबिक मोमेंट आर्म और लीनियर मोमेंटम का प्रोडक्ट हमें एंगुलर मोमेंटम देता है। सो R मल्टीप्लाइड बाय P को मैंने L से रिप्लेस कर दिया, जिससे मेरे पास ये रिलेशनशिप आ गया, टॉर्क इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, राइट साइड पर देखें, आपने ये इक्वेशन भी पिछले लेक्चर में स्टैब्लिश की हुई है। मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे देता हूँ। उसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है टॉर्क। अब ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के बराबर है, सो मैंने यूँ रिप्लेस कर दिया। अब ये आई जो है वो मैंने अंदर ले जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आई मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा भी इसी लेक्चर में जो हमने लास्ट टाइम देखा था उसके अंदर हमने ये देखा था कि आई मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा तो हमें एंगुलर मोमेंटम एल देता है, सो मैंने एल से रिप्लेस कर दिया। तो एक दफ़ा फिर आपके पास वही रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क, ठीक है। इसका मतलब ज़रा समझने की कोशिश करें कि ये मतलब क्या है इसका। देखें, जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉर्क अप्लाई होगा तो उसके एंगुलर मोमेंटम के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम तब्दीली आएगी, चेंज आएगी। विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आएगी। टॉर्क अप्लाई होगा तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होता रहेगा। अच्छा, इसी बात को अगर उल्टा बोलें तो यूँ बोलेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम बदल रहा है, किसी ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मतलब है ज़रूर उसके ऊपर टॉर्क एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये तो रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया। अब आ जाते हैं अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर। देखें, आइसोलेटेड सिस्टम हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है कि जिसके ऊपर नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो, यानी सिफर हो। तो जब फोर्स सिफर हो तो हम जानते हैं कि टॉर्क भी सिफर होता है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के मुताबिक जब कभी भी आपके पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम होगा, यानी जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा होगा, तो ये जो अभी हमने इक्वेशन प्रूव की है इसमें टॉर्क की वैल्यू फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम 0 पुट कर देंगे तो हमें डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इक्वल टू 0 मिल जाता है। मैं डेल्टा टी को यहाँ डिनोमिनेटर से हटा के वहाँ ले जाता हूँ, तो मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड्स कर दूंगा। मेरे पास यूँ आ जाएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू 0। अब ये है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, और इक्वल टू 0 का मतलब है कि कोई चेंज नहीं आ रही। तो जब किसी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आती तो हम कह सकते हैं कि L इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी वो कांस्टेंट है तो इसीलिए तो चेंज नहीं आ रही। तो एक तो शक्ल ये है इसको लिखने की, और दूसरी शक्ल ये भी है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इक्वल टू 0। मैंने ये माइनस एल आई वहाँ ले जाके रख दिया, तो एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल, यानी फाइनल मोमेंटम और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सेम होंगे। किस सूरत में? जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करेगा। तो ये जो दो रिलेशनशिप हम लोगों ने स्टैब्लिश किए, ये मैं आगे अगले स्लाइड में लेकर जाता हूं। एक ये लिखा हुआ है, दूसरा ये लिखा हुआ है। पहले आप इस राइट साइड वाले को देखें। आप जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। तो फाइनल था इस तरफ लेफ्ट साइड पे और ये इनिशियल है राइट साइड पर। ये हमें ये बताता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा होता ना, तो उसका एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलता। दरअसल कहने का मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम चूंकि बराबर है आई मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, तो एक्चुअली
आई और ओमेगा का प्रोडक्ट नहीं बदलता, आई ओमेगा का प्रोडक्ट नहीं बदलता। मिसाल के तौर पर मैंने एक खुद से नंबर ले लिया, आप इमेजिन करें कि ऑब्जेक्ट के ऊपर टार्क एक्ट नहीं कर रहा तो उसका ज़ाहिर है मोमेंटम जो इनिशियली था वही फाइनल होगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 20 था, यानी 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, जिसमें ओमेगा आई जो है यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी वो देखें तो 2 है, 2 यूनिट्स आप ले लें 2 RPM। और इसी तरह एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। अब चूंकि इसके ऊपर कोई टार्क एक्ट नहीं कर रहा तो इसका फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी 20 आना चाहिए, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज करके हम कुछ इस तरह कर सकते हैं कि देखें अब भी एंगुलर मोमेंटम अब भी 10 × 2 से 20 आ रहा है और यहाँ 2 × 10 से भी 20 आ रहा है, लेकिन इस बार फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 2 हो चुकी है, जबकि एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो 10 हो चुके हैं। पहले एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू उस साइड पे देखें तो ओमेगा आई की वैल्यू 2 लिखी थी, 2 रेवोल्यूशन पर मिनट से 10 रेवोल्यूशन कैसे हो गया, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको चेंज करके। ठीक है, अब ज़रा दूसरी साइड पे जाते हैं। देखें L इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब है I मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपको याद होगा कि बॉयल्स लॉ में आपने पढ़ा था PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो प्रेशर और वॉल्यूम जो हैं वो इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो। एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पर PV की जगह I ओमेगा लगा देता हूँ और टार्क इज इक्वल टू 0, ज़ाहिर है टार्क 0 है तो इसीलिए तो ये प्रूव हुआ है। तो ये आई और ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ओमेगा छोड़ के आई को डिवाइड करके उस तरफ ले गया, तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये इन्वर्सली रिलेटेड है विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने यहाँ आई की जगह mr² अगले स्टेप में पुट कर दिया ताकि मैं ये दिखा सकूं कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है, इसी तरह mr² के साथ भी इन्वर्सली रिलेटेड है। यानी जितना r बढ़ेगा उतना ओमेगा घटेगा, जितना r घटेगा उतना ओमेगा बढ़ेगा, लेकिन इसमें एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट ही रहता है, टार्क कोई एक्ट नहीं कर रहा होता और एंगुलर वेलोसिटी बदल भी जाती है। अच्छा, अब आप सबसे पहले यहाँ पर इस साइड पर मौजूद पिक्चर को देखें। यहाँ ये एक डाइविंग बोर्ड बनाया हुआ है जिसके ऊपर से ये जंप लगाता है। ज़रा आपने ये बहुत सारी पिक्चर्स का कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर आपने ज़रा ये देखना है कि ये जहाँ पे इस वक्त मेरा एरो है, ये जो जहाँ पे आपको ब्लिंकिंग होती हुई नज़र आ रही है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके गिर्द इसने बॉडी ने टर्न करना है। ठीक है, तो इसके हाथ को देखें, इसके दोनों पाँव को देखें, ये इसने स्ट्रेचड पोजीशन में रखे हुए हैं। स्ट्रेचड पोजीशन का मतलब है कि इसका जो आर की वैल्यू है वो ग्रेटर है, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये दूर दूर है, सो आर की वैल्यू ग्रेटर है। ठीक है, अच्छा, ये क्या करता है कि अगले कुछ मोमेंट्स में ही ये अपने हाथों को और टांगों को ज़रा इस पोजीशन में देखें, इसने फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने से क्या होगा, आर घट जाएगा, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यानी कि आर घट जाएगा, आर के घटने से हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के घटने से एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो होगा क्या कि जो जो ये आगे जाता है हाथों और टांगों को फोल्ड करने से इसकी ये जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और जो ही ये पानी के करीब पहुंचता है तो ज़रा देखें दोबारा से इसने अपने हाथों को खोल दिया, पाँव को खोल दिया, यानी स्ट्रेच्ड पोजीशन में आ गया। तो इससे क्या होगा कि एक दफ़ा फिर से अब आर की वैल्यू बढ़ गई, आर की वैल्यू बढ़ने से ओमेगा घटता है। तो ये जो ही पानी के करीब पहुंचता है एक दफ़ा फिर से इसकी एंगुलर वेलोसिटी घट जाती है। शुरू में भी कम होती है, जो ही अपने हाथों को फोल्ड कर लेता है, टांगों को फोल्ड कर लेता है तो ये बढ़ जाती है, और एंड में पहुंच के ये फिर से अपने हाथों को जो ही स्ट्रेच करता है फिर एंगुलर वेलोसिटी घट जाती है। तो इस तमाम प्रोसेस में इसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ाया है, घटाया है, जिससे एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई है। और ये इसलिए चेंज हुई है क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वैलिड रहता है। अच्छा, ये एक और पिक्चर देख लें। अगर आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर याद हो, लेक्चर नंबर 5, तो उसमें मैंने एक कार्टून सा बनाया हुआ था। तो ये बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिपीट किया है।
देखें इसने हैवी वेट्स हाथ में पकड़े हुए हैं, हाथों को स्ट्रेच्ड पोजीशन में रखा हुआ है और ये एक ऐसी टेबल पे बैठा हुआ है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूम रही है, इसके हाथ स्ट्रेच्ड पोजीशन में हैं और ये जो लाइन इस वक्त आपको नज़र आ रही है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये इसका देखें मास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से काफ़ी ज़्यादा फासले पर हैं, तो इसके जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी कोई ना कोई पार्टिकुलर वैल्यू है लेकिन वो कम है। अब जब ये अपने हाथों को इस पिक्चर में देखें, ये अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर लेता है तो होगा क्या कि ये जो मास था, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसके करीब हो गया, यानी आर की वैल्यू घट गई। आर घटने से ओमेगा बढ़ जाता है इन ऑर्डर टू कीप द एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। तो सिर्फ हाथों को स्ट्रेच्ड पोजीशन से ये इस पोजीशन में लाने पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। जिस टेबल पे ये बैठा है वो टेबल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिस स्पीड से भी रोटेट कर रही थी अब वो उससे ज़्यादा स्पीड से रोटेट करेगी, हालांकि कोई एक्सटर्नल टार्क एक्ट नहीं कर रहा। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखें इस एग्जांपल में भी इसने ये इस रॉड को पकड़ा हुआ है, कुछ देर ये अपनी स्पीड ज़्यादा करते करते फाइनली ये इस रॉड को छोड़ देता है। उसके बाद ये जो ही छोड़ता है तो इनिशियली इसके दोनों हाथ और दोनों पाँव स्ट्रेच्ड पोजीशन में होते हैं, लेकिन ये अपने हाथों और पाँव को फोल्ड करता है जिससे आर की वैल्यू यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास डिक्रीज हो जाता है। उसके डिक्रीज होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डिक्रीज होने से एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि ये ज़्यादा चक्कर लगा के फिर फोम के ऊपर टिक जाता है। ठीक है, तो यानी कॉन्सेप्ट वही इन्वॉल्व है जिसके अंदर सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिक्रीज करके और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाई जाती है। एंगुलर मोमेंटम उसके अंदर कांस्टेंट रहेगा, यानी ओमेगा और आई का प्रोडक्ट मैंने आपको कहा कि वो नहीं चेंज होता। इंडिविजुअली आई और ओमेगा बदलते हैं लेकिन प्रोडक्ट नहीं बदलता। आए एक और एग्जांपल उठाते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज में से मैंने उठाया है, यही मेरी आखिरी और चौथी एग्जांपल है। दरअसल इसने आपको एक्सरसाइज में ये पूछा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास एक अंडा कच्चा हो और एक अंडा उबला हुआ हो और हम उनको बग़ैर तोड़े ये अंदाज़ा कर सकें कि ये इनमें से कौन सा कच्चा अंडा है और कौन सा बॉयल्ड एग है। तो देखें जब एक अंडा बॉयल हो जाता है ना तो उसके जितना भी अंदर मटीरियल है वो फिक्स हो जाता है, उसके एटम्स अपनी पोजीशन से नहीं बदलते। तो ये देखें मैंने एक फिगर ए के अंदर मैंने यूं इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये बॉयल्ड एग है क्योंकि इसके तमाम एटम्स फिक्स हो चुके हैं। कच्चे अंडे का तो ये है कि जिस तरफ आप घुमाएंगे उसका तमाम मास जो है वो उस तरफ ही रह जाएगा। अगर आप इस तरफ रखते हैं उल्टा पकड़ते हैं तो इस तरफ आ जाएगा, सारा नीचे को आ जाएगा एंड सो ऑन। तो सवाल का जवाब ये है कि जी हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं। देखें इस उबले हुए अंडे को गौर से देखें तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके मासेस को m1 कह दें, m2 कह दें, m3 एंड सो ऑन, और उनका जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है उसको r1 r2 r3 कह दें। तो इसके अंदर भी यही सब कुछ करेंगे। नतीजा ये निकलेगा कि देखें इसके अंदर जो r की वैल्यू है ना वो कम भी है और इन एटम्स की बात करें तो ज़्यादा भी है, लेकिन यहाँ पर r की जो वैल्यू है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की वैल्यू है वो तमाम एटम्स के लिए ज़्यादा ही है। तो एवरेज अगर वैल्यू लें उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की तो कच्चे अंडे के लिए r की वैल्यू ज़्यादा निकलेगी। तो यहाँ पर देखें मैंने मैथमेटिकली इस बात को यूँ लिखा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फॉर अ रॉ एग इज़ ग्रेटर देन अ बॉइल्ड एग। ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ पर अगर हम सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस का यानी आर्स का एवरेज लेंगे तो वो छोटा निकलेगा इसके मुकाबले में। अच्छा, अब अगर आर की वैल्यू यहाँ पर कम है तो देखें आर के कम होने का मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कम होने का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो अगर हम इन दोनों अंडों को एक ही जितनी फोर्स लगा के घुमा दें इस एक्सिस के गिर्द, ये लाइन देख रहे हैं आप, ये वाली लाइन इस एक्सिस के गिर्द अगर घुमा दें तो जिस अंडे की एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो कौन सा अंडा होगा? जाहिर है ये वो अंडा होगा जिसका आर कम होगा, और आर किसका कम है? उबले हुए अंडे का।
तो मुझे उम्मीद है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और उसके चंद एक जो एप्लीकेशंस कॉमन लाइफ में थे वो आपको समझ आए होंगे। यहाँ पर मेरा ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला पोर्शन ख़त्म होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन एंड रोलिंग ऑफ डिस्क एंड हुप। देखें, आपको मैंने लेक्चर नंबर 5 में डिस्क, हुप और स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़बानी याद रखने को कहा था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, अगर नहीं भी है तो जल्दी से याद कर लें, क्योंकि हमारा अगले लेक्चर के अंदर इसका इस्तेमाल होने वाला है पूरा। और याद रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चन वगैरह होंगे, जितने मल्टीपल चॉइसेस वगैरह होंगे, उसमें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इन चीज़ों के लिए, डिस्क हो गया, सिलेंडर, हुप, इसको बताने का पाबंद बिल्कुल भी नहीं है बुक वाला। सो आपने इसको ज़बानी ही याद रखना है। कुछ समझ ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।